वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना अतीत या अनेक। क्या है? अतीत या एक अनेक। दोस्तों जो अतीत या एक या अनेक है, ये चैप्टर नंबर 1, कौन सा? चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। कौन सा? पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको शुरू से लेके यहाँ तक बता दिया। अब आपको दोस्तों बताते हैं अतीत या अनेक। दोस्तों एक बार आपको बता दें कि आपको मैंने क्या क्या बता दिया, तो शुरू से देखते हैं। कब क्या रसीदा का सवाल था, कैसे पता लगाया जाता है, अतीत के बारे में क्या हम जान सकते हैं, और लोग कहाँ रहते थे। और इसके बाद दोस्तों अपन ने जाना था इस मैप के माध्यम से कि नर्मदा नदी के किनारे ही लोगों ने सबसे पहले निवास बनाया, फिर यहीं से खाने पीने की व्यवस्था बनी, किस प्रकार से रहते थे लोग। इसके बाद दोस्तों आगे चला तो अपने सभ्यताओं के बारे में चला कि 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। इस प्रकार से अपन ने इसको जाना है और समझा है। देश के नाम जैसे आपने पता, देश का इंडिया का नाम, भारत कैसे इंडिया, और भारत अपने देश का किस प्रकार से नाम पड़ा है, और अतीत के बारे में इस प्रकार से जानकारी ये कुछ लिपि मिली थी दोस्तों। और आपने फिर एक इमारत यानी पत्थरों पर शिलालेखों पर लिखी हुई लिपि थी। इसके बाद आज अपन जानते हैं, और ये कुछ बर्तन मिले जो पहले के ज़माने के हैं, यानी अतीत के ज़माने के बर्तन हैं और वस्तुएं हैं। अब अपन जानेंगे दोस्तों आज के टॉपिक में अतीत एक या अनेक। क्या है दोस्तों? अतीत में एक या अनेक। तो क्या तुमने इस पुस्तक की शीर्षक, जो इस पुस्तक का शीर्षक है, पुस्तक का शीर्षक क्या है दोस्तों? कि हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है या किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है जो अतीत है ना, अतीत शब्द है, इस अतीत शब्द को क्या बोला है? जो अतीत शब्द है इसको क्या किया गया? बहुवचन के रूप में किया गया, ऐसा इस तथ्य में कहा गया है। अब इसमें है दोस्तों कि और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। हाँ दोस्तों, अपन मान सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के मायने हैं, अलग अलग प्रकार से अतीत है। उदाहरण के लिए दोस्तों अपन मान सकते हैं कि पशुपालक। क्या है दोस्तों? पशुपालक और कृषक यानी कृषि करने वाले। जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन। किसका दोस्तों? तथा व्यापारियों का जीवन। व्यापारियों का जीवन, व्यापारियों का जीवन तथा शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जो शिल्पकार थे, जो शिलाओं पे लिखते थे, इनका जीवन व्यापारियों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि जो व्यापारी होते हैं और जो कारपेंटर होते हैं, इनके जीवन में काफ़ी अंतर, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यापारी और रीति रिवाजों का पालन करते थे। दोस्तों आज अपन देखते हैं कि कोई गेहूं का व्यापार कर रहा है, तो कोई सोयाबीन का, कोई मूंगफली का। इस प्रकार से कई प्रकार के दोस्तों व्यापारी हैं जो अपना अलग अलग प्रकार से धंधा यानी बिजनेस व्यापार करते हैं। और उस समय पर भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था दोस्तों। अपना देश गुलाम हुआ था, तो व्यापार के चक्कर में ही गुलाम हुआ था, क्योंकि व्यापारियों के ने यहाँ पर कई प्रकार के मसाले पाए जाते थे। मसालों को बेचने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खोजने के लिए यहाँ आया करते थे। उदाहरण के लिए दोस्तों, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या दोस्तों? जो अंडमान है, क्या है? अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह के लोग अधिकांश आज भी अपना भोजन मछलियों को पकड़कर ही शिकार करते हैं। उनका सबसे पहला भोजन यही है, वहाँ पर मछली पकड़कर ही खाई जाती है। आपको अंडमान निकोबार बताएं कि अंडमान निकोबार कहाँ है दोस्तों? तो जो अपना मैप था उस मैप में बताते हैं कि मैप में अंडमान निकोबार। देखो दोस्तों, जो
मैप है। इस मैप में जो अंडमान निकोबार ये है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का एक केंद्र शासित राज्य है। यहाँ की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ का जो ये द्वीप है जो भारत से काफ़ी दूर है। देखो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी है, ये कौन सी ये आंध्र प्रदेश है, और विशाखापट्टनम यहाँ से कितने दूर पर है। इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, मछलियाँ खाने, इनका प्रमुख भोजन क्या है, मछलियाँ हैं। अब आपको दोस्तों बताते हैं, मछलियों को पकड़कर खाते हैं और शिकार करते हैं। इसके बाद इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। क्या बोलते हैं, इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, यानी खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इस प्रकार की जो आज भी अपन शहरों में देखोगे, यदि दोस्तों किसान सब्जियां और अनाज नहीं उगाएंगे तो शहर वाले क्या खाएंगे। हाँ, और ये भी बात, यदि शहर वाले जो अपना वो फैक्ट्रियों का काम करते हैं वो ना करें तो दोस्तों किसानों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति वो कैसे होगी। दोस्तों तो आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रहता है। इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर विद्यमान रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद है। और दोस्तों एक अन्य भेद ये भी है कि उस समय शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उस समय पर राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। क्या बोलते थे, उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ये कौन से राजा, जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना हो, झांसी की रानी, और का बाल गंगाधर तिलक और नाना साहब, इस प्रकार के जो राजा हुआ करते थे उन लोग क्या करते थे, अपना लेखा जोखा रखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। क्यों जानते हैं उनके बारे में दोस्तों, इसलिए जानते हैं कि जो उसके ज़माने के जो शिल्पकार थे और लेखक थे, उन लोगों ने ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया है कि जिनसे उन लोगों ने लेख लिखा है वो आज तक रखा हुआ है, आज तक खराब नहीं हुआ है। इसलिए आप उनके और हम उन सब के बारे में आज इस प्रकार से अच्छी तरह से जान पाते हैं और समझ पाते हैं। यदि ये सब कुछ शिल्पकारों के माध्यम से लिखा ना होता तो अपन अतीत के बारे में कैसे पता लगा सकते थे दोस्तों। जबकि शिकारी मछुआरे को दोस्तों, मछुआरे माने मछली पकड़ने वाले, संग्राहक माने संग बनाने वाले, कृषक यानी खेती करने वाले, तथा पशुपालक यानी पशु को पालने वाले। जैसे आम लोग आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इस प्रकार के जो लोग रहते थे, जो अपनी आजीविका चलाते थे, वो लोग अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि उनका उतना महत्वपूर्ण नहीं था लेखा जोखा रखना, जितना राजाओं के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ, विभिन्न प्रकार के कार्य, खान पान सामग्री, इस प्रकार के जो उनका महत्व रखता थी। और दोस्तों एक बात ये भी है कि इन लोगों के पास थोड़ी ना इतना पैसा हुआ करता था कि अपना लेखा जोखा रख सकें, क्योंकि उसमें भी पैसा खर्च होता था। राजा महाराजा होते थे, उनके पास तो कई प्रकार से वे अपना लेखा जोखा रख सकते थे। और पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। दोस्तों जो पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं, जो उनकी खोज में लगी रहती हैं, उनकी सहायता से हमें भी अच्छी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अभी भी दोस्तों जो इतिहासकारों ने लिखा है, जो जाना है पुरातत्व वालों ने, वो पूरा प्रकार से नहीं खोज पाए हैं। आप न्यूज़ में देखोगे कभी ना कभी आए दिन कुछ नई चीज़ें धरती से या नदियों के माध्यम से नई चीज़ें मिलती रहती हैं। इस प्रकार से है। अब अपन नेक्स्ट पर तिथियों का मतलब, किसका, तिथियों का मतलब। उस समय में जो तिथियां थीं, उस तिथियों का क्या मतलब थे। उस समय कैलेंडर नहीं हुआ करते, लेकिन फिर भी लोग पता लगा लेते थे कि 1 साल हो गई, 1 मंथ हो गई, इतने दिन हो गए। तो उस समय अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में कुछ
पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख उस दिन की जो तारीख है, उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। क्या बताओगे? 2000 या इसी तरह की कोई वर्ष बताओगे, क्योंकि अपन से तो सिर्फ इसी से परिचित हैं, उसके पहले की अपन को पता ही नहीं है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो वर्ष की जो गणना अपन ने देखी है, जो अपन कैलेंडर को यूज करते हैं, तो दोस्तों आपको बताएं कि जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, उनकी तिथि से की जाती है। अतः वर्ष 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। 2000 वर्ष कहा दोस्तों अपन ने, तो ईसा मसीह के 2000 वर्ष बाद का समय है। यदि इससे ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ई क्या लिखा है दोस्तों? ई लिखा है दोस्तों, ई और पू लिखा जाता है, या एडी लिखा हुआ पाते हैं। ईसा से पहले, किससे दोस्तों? ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। आपको जो कैलेंडर आपको दोस्तों देखते हो अपने घरों में, उस कैलेंडर को जो ईसा मसीह थे, कौन से? ईसा मसीह के जो प्रवर्तक थे या उनके धर्म को बताने वाले थे, उनके जन्म के बाद का जो समय आया है दोस्तों, जैसे अपन ने जन्म लिया, अब बोलते हैं हम 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, तो तुम्हारे जन्म के बाद, इसी प्रकार से ईसा मसीह के जन्म के बाद जो कैलेंडर यूज में हुआ है, वही कैलेंडर आज चल रहा है, जो अपन 2021 में चल रहे हैं। और 2000 22 है, क्यों सो 2000 22 कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। यदि आपको आप जब दोस्तों इतिहास को पढ़ोगे, उन बुकों में आप लिखा पाओगे ईपू। क्या? ईपू पाओगे। तो आप समझ लेना, ईपू का मतलब है जो ईसा मसीह थे, जो कौन थे? ईसा मसीह थे। इन ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है, जब इनका जन्म नहीं हुआ था, तब के समय को ईपू कहा जाते हैं, या इससे पूर्व का समय कहा जाता है के रूप में जाने जाते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। क्या बोले हैं? वर्तमान की तिथियों का उल्लेख करेंगे, इसको 2000 को मानते हुए। इतिहास और तिथियां, देखो एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से भी बताएं आपको। तो जो इतिहास की तिथियां हैं और इतिहास के जो कैलेंडर हैं, किस प्रकार का कैलेंडर बनाया गया, क्या क्या हुआ है, ये आपको बताते हैं। तो अंग्रेजों में बीसी, अंग्रेजों में क्या था दोस्तों? बीसी। हिंदी में दोस्तों ईपू, सॉरी दोस्तों एडी नहीं बोलेंगे अपन, उसको बीसी बोलेंगे। क्या दोस्तों? बी और सी, बीसी। बीसी माने पूर्व। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपू का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट है। क्या दोस्तों? बिफोर क्राइस्ट है। बी का मतलब बिफोर और सी का मतलब क्राइस्ट। ईसा पूर्व होता है। क्या होता है? ई का मतलब ईसा, पू का मतलब पूर्व होता है। ईपू या बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व होता है। ईसाई को जो भगवान है दोस्तों, उसको इंग्लिश में क्राइस्ट भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा पाते हो। क्या पाते हो दोस्तों? एडी। यदि आप हिंदी में एडी लिखा पाते हो तो यह मानो एनो डोमिनी, क्या दोस्तों? एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। एडी कहाँ से बना है? एनो डोमिनी से। एनो डोमिनी, एडी का मतलब है दोस्तों एडी, वो एनो डोमिनी, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। दोस्तों जो एडी का मतलब है, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय बोलते हैं एडी, क्या बोलते हैं उसको? ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को बोलते हैं, बाद के समय को बोलते हैं ए और डी।
और ईसा मसीह के जन्म के पहले को बोलते हैं BC। क्या बोलते हैं? BC। इस प्रकार से है। कभी कभी AD की जगह CE, कभी कभी AD की जगह का दोस्तों CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। यदि आपको दोस्तों AD की जगह क्या मिल जाए? CE तथा BC की जगह मिल जाए BCE का प्रयोग होता है। तो CE की अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। दोस्तों, आप जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी देखोगे, अधिकतर जो रामनारायण पंचांग होता है इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता है, इसी को अधिकतर घरों में आप लगा हुआ पाओगे। तो जो वाला ये कैलेंडर है दोस्तों, ये AD है, यानी AD का मतलब जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के बाद का समय है, जो इस कैलेंडर के माध्यम से और इस तिथि के माध्यम से दिखाया गया है। भारत में तिथि के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इस प्रकार की जो तिथि है भारत में 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है, वर्तमान से पहले। इस प्रकार से अपन ने कैलेंडर के बारे में जाना और आपको समझ गए होंगे दोस्तों। आपको जो ईपू और AD और BC आप जब इतिहास को पढ़ेंगे और अपनी कक्षाओं में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ईपू का संबंध है ईसा मसीह के पहले का समय है। और यदि दोस्तों अपन AD पाएंगे दोस्तों, तो AD का मतलब जान लेना आप कि इस ईसा मसीह के जन्म के कब का समय है? बाद का समय है। पढ़ते हैं अपन अनियंत। क्या पढ़ते हैं? अनियंत में जैसा कि आपने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह उत्तीर्ण करवाए जाते हैं। आपने पहले ही पढ़ चुके हैं अपन कि राजा महाराजाओं के द्वारा अभिलेखों को या शिल्पकारों के द्वारा चट्टानों पर या शिलाओं पर कई प्रकार के वस्तुएं बनाई और उन पर कई प्रकार की डिजाइनें की जाती थी। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। इनमें से कई वस्तुएं और कई शिलालेख हैं जो कई वर्षों पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेख में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। उस समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। उस समय की भाषाओं को अपन अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए वो सामग्री नहीं है जिससे अपन उस सामग्री को सीख सकें। आम लोगों के पास वो सामग्री नहीं है जिससे उस भाषा को जान सके। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? जो विद्वान होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, जबकि वो तो इस शिलालेखों को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि इनमें क्या लिखा, तो उनके पास इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। उनके द्वारा इस प्रकार लिपियों को पढ़ने के लिए नई साधन हैं। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। कहाँ से मिलती? उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। जो उसमें कहानी है कि 5 वर्ष पहले भी राजा रानी हुआ करते थे। इस प्रकार से उनकी कहानी है। नेक्स्ट थोड़ी और बची है दोस्तों कि थोड़ी कहानी के मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था। क्या है? मिस्र के पास एक रोसेटा नाम का एक कस्बा था। आप वर्ल्ड मैप है दोस्तों, उसमें आप देख सकते हो। आप उसमें दोस्तों मिस्र को देख सकते हो और मिस्र में आप जान सकते हो कि मिस्र में का नाम है रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्तीर्ण पत्थर मिला है। क्या मिला है दोस्तों? एक पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है।
दोस्तों आपको जो पता चले कि जो मिस्र देश है, मिस्र देश का जो रोसेटा नाम का एक कस्बा है, वहाँ पर आज के समय में कुछ ऐसी शिलालेख, ऐसे पत्थर मिले हैं जिनसे पता चला कि उस एक शिलालेख पर 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में कुछ यूनानियों द्वारा लिखी हुई है। यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं, जो यूनान के हैं, जो यूनान यानी यूरोप के जो लोग हैं, वो कुछ तो विद्वान ऐसे हैं जो यहाँ की भाषा पढ़ लेते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। फ्रेम किसे कहते हैं दोस्तों? आप कभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए गए होंगे, तो जिस फ्रेम में आपकी फ़ोटो बनवाते हैं उसमें जो फ़ोटो जड़ के आती है उसी को फ्रेम बोलते हैं। तो एक पत्थर का टुकड़ा मिला इस प्रकार से जिस पर फ्रेम के माध्यम से राजा रानियों के नाम उसमें लिखे हुए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस फ्रेम को दोस्तों? कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखे हुए मिस्री अक्षरों का समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर है। क्या दोस्तों? यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। दोस्तों आपको बताएं कि जो यहाँ पर देखो, जी हैं दोस्तों, कि आपने जो एल अक्षर के लिए शेर और कुछ अक्षर के लिए चिड़िया, इस प्रकार के अक्षर बनाए गए हैं, जो इनके संकेतों से भी समझ सकते हैं कि इस प्रकार की लिपियों का उल्लेख मिला है। क्या बोला है? जो ए अक्षर के लिए चिड़िया बनी है, ए अक्षर में कौन छुपा है? चिड़िया। और एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अभिलेखों को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। इस प्रकार से जो लिखे हुए पूर्वजों के द्वारा चित्र और अभिलेख हैं, उसके इस प्रकार से इतिहासकार उसके अतीत के बारे में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपको दोस्तों इस चैप्टर पार्ट के माध्यम से आपको यही पता चला कि हम अतीत के बारे में इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आप अपने आधार पर बुक को कल्पना करना और इन बुकों को पढ़ा हुआ जो आप इस पर आंसर देना, और इस प्रकार से आपको चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों अब मिलेंगे दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास।